लड़ाई बीजेपी आरएसएस जेडीयू से वन साइडेड, इसमें कहीं कोई नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस जेडीयू। जितनी तेजस्वी जी की सभा में भीड़ है ना, उतनी नवादा में प्रधानमंत्री की सभा में 1500 लोग थे। सुनिए सुनिए पूरी बात, मेरे जवाब को सुनिए। प्रचंड गर्मी है, प्रचंड गर्मी है। 150 लोगों के बीच में नीतीश जी भाषण देते हैं। और मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की सभा तेजस्वी जी की सभा से अगर कंपैरिजन हो तो प्रधानमंत्री जी शर्मा जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे दाहिने हमारे भूतपूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब हैं, शक्ति यादव जी हैं जो अभी अभी नवादा से चुनाव संपन्न करा के यहाँ आए हैं। मेरी बाईं तरफ कारी सोहेब जी हैं, विधान पार्षद हमारे, उनके बगल में मुन्ना यादव जी हैं जो मीनापुर के हमारे विधायक हैं, शाहनवाज जी हैं। और ये सब हम यहाँ इसराइल में बात हो गई, तो हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि आपके समक्ष कुछ बातों को रखें। अव्वल तो ये लोकसभा का आम चुनाव एक बिल्कुल अलग तरह का चुनाव, जैसा आप सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी बार बार परेशान हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम संविधान नहीं बदलेंगे। और उनके लोग जो सांसद के लिए प्रत्याशी हैं वो जगह जगह कह रहे हैं कि हमें बहुमत इसलिए चाहिए और अपार बहुमत इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो संविधान बदलने का मतलब क्या होता है? संविधान बदलने का मतलब होगा कि शायद आपका ये माइक और कैमरा नहीं होगा। संविधान बदलने का मतलब होगा कि अक़लियत के सरोकार खत्म कर दिए जाएंगे। संविधान बदलने का मतलब होगा कि दलित पिछड़ों के लिए जो भी व्यवस्थाएं वो कुंद कर दी जाएंगी, हाशिए पे धकेल दी जाएंगी, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। संविधान बदलने का मतलब है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। वैसे सवाल पूछना इन दिनों भी मुश्किल है। इसके मद्देनज़र ये आम चुनाव, और जैसा कि प्रथम चरण का मतदान इंगित करता है कि संतुलन बिगड़ चुका है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो सपने में 200 कर रहे हैं कि कहीं वहाँ तक पहुँचे। इसके मद्देनज़र तेजस्वी जी ने एक परिवर्तन पत्र लाया। अब सबकी नज़रों से गुजरा होगा वो परिवर्तन पत्र, जिसमें आसमानी बातें नहीं हैं। आज बिहार में आप सबों के मदद से भी ये संदेश घर घर तक गया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। आप सवाल पूछेंगे, जो बच्चा नौकरी पाने की उम्र में नहीं है वो भी कहेगा नौकरी मतलब तेजस्वी। और उसी संदर्भ में जो परिवर्तन पत्र आया उसमें सबसे ज़्यादा बल तेजस्वी जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने नौकरियों पे दिया। दुनिया में कहीं भी चुनाव रोजगार के मुद्दे पे होते हैं, आर्थिक समावेश के मुद्दे पे होते हैं, महिलाओं के सबलीकरण के मुद्दे पे होते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन पत्र में है कि रक्षाबंधन के दिन से हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए, 8,500 रुपये प्रति माह, ये सरोकार होना चाहिए ना। इन मुद्दों पर क्यों चुप है बीजेपी? अब उसके बाद आइए तीसरी बात, अग्निवीर। 4 साल में एक युवा के जोश को खत्म करके आप उसे फिर बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर देते हैं। ना पेंशन, ना ग्रेजुइटी, ना किसी तरह की सुविधा। 2014 से पूर्व ये देश था, हमारी सेना थी। क्या जो बच्चा, जो युवा सेना में जाता है उसे मातृभूमि के लिए पूरे उसके जीवन के कार्यकाल का सिर्फ 4 वर्ष। रेलवे की बहालियां रुक गई हैं। इन चीज़ों को तेजस्वी जी ने परिवर्तन पत्र में अपना मुद्दा बनाया, जो कांग्रेस के और अन्य विपक्ष के दलों के उनकी घोषणा पत्र से या कांग्रेस के न्याय पत्र से बिल्कुल मेल खाता है। एक ही तरह की चीज़ है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के टाइम से संप्रदायवाद से कभी समझौता नहीं किया। किसने झेली है उतनी प्रताड़नाएं? कौन जेल में रह के आया? किसकी जिंदगी के 2 दशक से ज़्यादा पॉलिटिकल लाइफ खत्म कर दिया गया? क्या नाम है उस व्यक्ति का? लालू यादव। आंख जहां लोग डर से आंख फेर लेते हैं, नज़र में नज़र मिला के बात करते हैं। और यही कारण है
कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदगी एक गारंटी रही है सुरक्षा की, सामाजिक सौहार्द की, और उसी बीड़े को तेजस्वी जी ने आगे बढ़ाया। क्या मजा। हर सभा में वो कह रहे हैं तलवार बांटने वालों से सावधान रहो, हम कलम बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तलवार का मतलब आप सब समझते हैं, किसकी ओर इशारा है। तलवार से समाज बढ़ता है, कलम से समाज जुड़ता है। तलवार की जरूरत होती है सरहद पे, वो भी अब नहीं। कलम की जरूरत हर घर पर, क्योंकि वो रोजगार की गारंटी है, वो एक दूसरे के साथ नफरत मेट करके मिलने की गारंटी है। कई मसले हैं जिसमें पूर्णिया की जनता ने बहुत कुछ देखा होगा। सीए, एनआरसी, जिसमें कोशिश की गई कि एक कौम को शंका की दृष्टि से देखा जाए, शक की दृष्टि से देखा जाए। कौन दल था जो सड़कों पे था? किस दल ने सदन में आवाज उठाई? चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली। बिहार की स्टेट असेंबली अलहदा असेंबली थी जिसने रेजोल्यूशन लिया, बावजूद इसके कि तेजस्वी जी विपक्ष में थे। नीतीश जी को मजबूर किया और रेजोल्यूशन दिया कि हम बिहार में सीए एनआरसी लागू नहीं हो। ये हमारी हकीकत है। इस हकीकत की वजह से हमने कभी समझौते नहीं किए। अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम उन लोगों को जिनकी छोटी मोटी शिकायतें होंगी, शिकायतों को दरकिनार करिए। फसल बचेगी तो नस्ल बचेगी। फसल बचाइए, नस्ल बचेगी। और देश के चुनाव को एक बड़े कैनवास पे, एक बड़े चित्र के रूप में देखा जाए, जिसमें संदेश साफ देना है। नगर पालिका का चुनाव नहीं है, देश की पार्लियामेंट का चुनाव है। बहुत सारी चीजें तय होंगी। देश रहेगा या नहीं रहेगा, देश के मोहब्बत की, प्यार की जुबान रहेगी या नहीं रहेगी, देश का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, देश में नौकरियों की बात होगी या नहीं होगी, देश में महिला सबलीकरण की बात होगी या नहीं होगी, देश में आरक्षण रहने की बात होगी या नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको नगरपालिका के नजरिए से नहीं देखना है। इसको देखना है कि आज की परिस्थिति में हम संसद में किन हाथों को मजबूत करें। उन हाथों को मजबूत करें जो हाथ इतनी हिम्मत और ताकत रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कहें कि आपकी फूट डालो की राजनीति का अंत हो रहा है, आपकी नफरत की जुबान का अंत हो रहा है। वो तेवर चाहिए। और अब पूर्णिया पर अगर आके आप देखें, एक बेटी है पूर्णिया की, अत्यंत पिछड़ा समाज की बेटी। उनको कितनी प्रताड़नाएं दी गई हैं शायद आपको पता भी होगा। धन बल, सत्ता बल मिल करके हर तरह की प्रताड़ना। क्या वो बेटी अत्यंत पिछड़ा समाज की क्या उसके लिए थी? क्या हम उसको नहीं देखेंगे? आज जब हमको पार्लियामेंट में एक ऐसी ताकत चाहिए, एक ऐसी ताकत चाहिए जो देश के बंटने के खिलाफ तेजस्वी जी हों, राहुल जी हों, उनके साथ हाथ मजबूत करें। वो ताकत चाहिए। वो ताकत चाहिए जिस समाज को अभी तक उसका उचित दायित्व हक नहीं मिला था, उस समाज की वो बेटी खड़ी है, किसी के रहमो करम से नहीं। तेजस्वी जी अपनी बहन मानते हैं उन्हें, उसको ताकत दीजिए। यही अपील है। और वो ताकत सिर्फ सांसद पद के लिए नहीं है, वो ताकत है उस धारा को मजबूत करने के लिए जो धारा संघ के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं संघ के साथ भी आंख मिचौली खेलूं और तब ये भी कहूं कि हाँ 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 हम उम्मीदवार हैं। ना, रास्ता साफ है, इधर उधर की कोई जगह नहीं है, सीधे सामने लड़ाई है। और वो लड़ाई है एक व्यापक एकम और राष्ट्रीय जनता दल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, जिसने अपने उरूज पे आडवाणी जी को रथ को रोक करके क्या संदेश दिया था? सत्ता तो चली ही जाती, व्यक्ति डरा नहीं ना, व्यक्ति ना तब डरा ना अब डरा। उसी व्यक्ति का बेटा
न तब डरा न अब डरा। मुकदमे किस पर सबसे ज़्यादा है? देखिए, आज की डेट में इस देश में बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी कौन है, इसको जानने के लिए आपको मुकदमों की लिस्ट देखनी होगी। जिस पर सबसे ज़्यादा मुकदमा ऊल जलूल आलतू फालतू, वो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा लड़ाका कौन है? तेजस्वी यादव। बाकी किसी की क्या बात है भाई? मतलब मौसमी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश के मयार को, इसके मिजाज को अगर पुख्ता रखना है, अगर उम्दा रखना है, अगर संविधान सम्मत रखना है, तो हमें ये तय करना होगा कि छोटी मोटी शिकायतों से परहेज करते हुए फसल बचाओ नस्ल बचाओ। पिछड़ा के सब छोड़ के जा रहे हैं। चुनाव के वक्त में कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई प्रत्याशी सोचते हैं कि यहाँ हमको मिल जाता, लेकिन जब महागठबंधन की नींव पड़ती है, जब आप 5-6 दलों के साथ निगोशिएट करते हैं, तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। उसी गिव एंड टेक के नतीजे में कई जगह जहाँ मजबूत स्थिति में भी थे, हमें वो सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों को देने पड़े। कई हमारे साथी, इनमें से कुछ इस मंच पे भी है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्हें पता है कि कौन धारा, किस धारा के पक्ष में अभी खड़ा होना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी भाजपा की बी टीम है और वो कभी इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, कभी एनडीए गठबंधन। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है, उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति लगातार खड़ा है, लड़ रहा है, आप लोग सवाल पूछने से पहले एक बार आकलन कर लेते। मैंने अभी एक बात कही, किस पर सबसे ज़्यादा मुकदमा है? तेजस्वी यादव पर। कब का मुकदमा है? जब वो 12 बरस के थे, 13 बरस के थे। अब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। बीजेपी की पूरी कोशिश थी, हमें अधिकारियों ने बताया था कि तेजस्वी जी को घेर लो चुनाव से पहले। एक अकेला आदमी 40 हेलीकॉप्टर के खिलाफ एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं कर रहा है। उनकी जुबान देखिए, कभी भी वो जुबान नहीं बोलते हैं जिस जुबान के बाकी लोग आदी हैं। तो उनकी ताकत को, उनकी पॉलिटिक्स को समझना बहुतों के लिए मुश्किल है। और बिहार विधानसभा 2020 गवाह है तेजस्वी यादव कौन थे, कौन हैं और कौन रहेंगे। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नेता का पर्यायवाची नौकरी हो गया। नौकरी मतलब तेजस्वी, ये ऐसे ही हासिल नहीं होती। मैं नीतीश जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बार बार तेजस्वी जी कहते हैं, आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस तरह की बात करके ना आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमको बता दो। उन्होंने कहा पप्पू यादव का वीडियो वायरल कर, क्या वीडियो है? नहीं, क्या वीडियो वायरल? तेजस्वी जी के ट्विटर हैंडल से नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो आप सुनिए गौर से। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द ना प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं। सीधे तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लंबी लकीर खींच दी है। अशोभनीय शब्दावली की शुरुआत इस देश में उस व्यक्ति ने की जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आप सब जानते हैं कौन। कांग्रेस की विधवा कहा था, जर्सी गाय कहा था, रामजादे और हरामजादे, टोपी और तिलक का फर्क कौन व्यक्ति कर रहा है, शमशान कब्रिस्तान कौन कर रहा है। इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये हमने कभी नहीं किया, हमारे नेता ने कभी नहीं किया। और मैं चाहता हूं, चुनाव के नतीजे तो आते जाते हैं। चुनाव अगर देश रहा, इन्होंने रहने दिया, ये सबके लिए है, तो चुनाव फिर होंगे। लेकिन हर गाली वाली जुबान, और ख़ास करके मैं मुख्यमंत्री जी को देखता हूँ और प्रधानमंत्री जी को, जुबान फिसलती रहती है। अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो संसदीय लोकतंत्र आहत होगा। तो प्यार से मेरा जवाब सुनिए। क्या जमुई में हमने ये नहीं कहा? आप असल में सुनते नहीं हैं। जमुई में भी वही कहा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस से, माले से, वीआईपी से, सीपीआई, सीपीएम से है। हमने नवादा में वही कहा, तो पूर्णिया में कुछ अलग कह देंगे। और मौन समर्थन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, आर पार की चीज़ होती है।
सबसे बड़े दो नेता खड़गे साहब और राहुल जी बोल चुके हैं। ये पूरा का पूरा मैं जान रहा हूँ, ये मीडिया मैनेजमेंट चलता नहीं है आमतौर पर। मौन समर्थन, कोई इलेक्ट्रल रिफॉर्म में कोई ऐसी चीज़ है कि ये कागज़ है मौन समर्थन वाला, ये है बी फॉर्म, ऐसा नहीं होता है। संदेश साफ है, संदेश एक ही है, नौकरी मतलब तेजस्वी, संविधान बचाना है, देश की आत्मा को बचाना है, और अकलियत हो या अक्सरियत के भाई हो, उनके सरोकारों को बचाना है। तो सर्वे आपने करवाया, आपने कहा जिसकी जीत पूरा हमारे चुनाव का देखें, 4 महागठबंधन में है, फिर भी चलिए उसको छोड़िए, शिवहर को देखिए। शिवहर में हमें एक अलग तरह की इस बार प्रयोग हम करना चाह रहे थे, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हमारे थे वो MLC बनाए गए। दरभंगा के जो हमारे कैंडिडेट थे सिद्दीकी साहब, वो MLC बनाए गए। और 2 सीट ऐसी है, मैं आपको बताऊं, जहां पर तय था कि हम अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे। 2 सीट आप सब जानते हैं, लेकिन वो महागठबंधन में चली गई 10 सीट दोनों, चाहे खगड़िया हो या बेगूसराय हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमें पता था तेजस्वी जी इस मामले में इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें पता था कि अगर इस तरह के निर्णय महागठबंधन में वो लेने पड़े तो उससे पहले विधान परिषद में जैसे ही मौका लगा उन्होंने 2 हमारे अकलियत के बड़े नेताओं को वहाँ रखा। तो इस मामले में हमारा स्लेट बहुत क्लीन पता है। सिवान में उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने से कुछ खास वर्गों का मुझे वोट नहीं मिलता है, मैं इस बार निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ। ये साफ तौर पर उनसे संवाद के कहा कि जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहा दिया उस पार्टी में धोखा नहीं। उन्होंने जो कहा, आपसे हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, बेहतर आप, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, मैं आपके साथ ही हूं, क्योंकि और बार बार कहा कि मैं कहीं और नहीं जा रही। लेकिन एक कुछ खास वर्ग समूह, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, सिवान थोड़ा अलग है। वहाँ रमेश कुशवाहा जी JDU से हैं, वो पहले IPF में थे। अवध बिहारी चौधरी जी हैं हमारी तरफ से, वो भी आखिरी में हुआ। तो ये पूरा का पूरा सभी सिवान को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक है कि शौक़े दीदार है तो नज़र पैदा कर। अच्छा, वोट को कैसे एकजुट कीजिएगा आप? देखिए मैं एक बात बताऊँ, नहीं ये कीजिएगा क्यों है आपके सवाल में? अल्पसंख्यक एकजुट है, नहीं वो आपके जहन में एकजुट नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है अल्पसंख्यक बहुत गंभीरता से देश के हालात को सोच रहा है। मैं अल्पसंख्यकों के बीच में ही ज़्यादा काम करता हूँ। शायद अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा मेरा ज़्यादा इंगेजमेंट उधर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी स्पष्ट हैं, लालू जी स्पष्ट हैं, अल्पसंख्यकों के अंदर 1 पैसे का विभेद नहीं है। उनको पता है उनके कांधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी है कि देश की उस धारा को मजबूत करना। इसलिए वो नगर पालिका के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं इस चुनाव को, देश की संसद, और वहाँ किस तरह की ताकत बैठे जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी को कह पाए माइंड योर बिजनेस, इस संविधान की ओर गलत नज़र मत उठाइए। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस धारा के साथ। तेजस्वी जी यहाँ की बेटी के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं, और वो मजबूती सारे वर्गों से ताकत उसको मिल रही है। मैं आपको जरा 4 जून का इंतज़ार करिएगा। ये जो हवाई चीज़ें हैं ना, ये 2-3 दिन के अंदर फिजल आउट कर जाएंगी। लड़ाई BJP RSS JDU से, 1 साइडेड, इसमें कहीं कोई नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, दूसरी तरफ BJP RSS JDU, यही इस लड़ाई का मिजाज का। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आपको ये बता दूं कि जितनी तेजस्वी जी की सभा में भीड़ है ना, उतनी नवादा में प्रधानमंत्री की सभा में 1500 लोग थे। सुनिए पूरी बात, मेरे जवाब को सुनिए। प्रचंड गर्मी है, प्रचंड गर्मी है। 150 लोगों के बीच में नीतीश जी भाषण देते हैं। यहाँ तो हमारा, फिर भी अगर आप देखेंगे, आप हमारे पुराने से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभाएं नहीं, अभी सभाएं और भी हैं। कल की भी भीड़ के विजुअल्स हमने देखे,
5 जगह स्प्रेड है, पैर ढूंढ ढूंढ के लोग किनारे खड़े होते हैं। तो ये चीज़ दृष्टिकोण में रखिए। और मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की सभा तेजस्वी जी की सभा से अगर कंपैरिजन हो तो प्रधानमंत्री जी शर्मा जाएंगे। थैंक यू। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।